अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं शहज़ाद अहमद मुस्तफ़ाई। आज हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा कम्युनिटी में बहुत ही ज़्यादा रनिंग चलने वाली एक ऐसी प्रोडक्ट जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, जिसके बारे में हमें गाइडेंस होनी चाहिए, जिसके बारे में हम बहुत अच्छे से किसी को काउंसिल कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओआरएस जिसे हम बोलते हैं आम अल्फाज में। अब ओआरएस जो है हमारा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, गर्मी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। डायरिया, वोमिटिंग के केसेस में हमें पता है कि हम ओआरएस इस्तेमाल करवाते हैं। अब कम्युनिटी फार्मेसी में हमारी सोसाइटी में 2 टाइप्स के जो हैं ओआरएस आते हैं। एक लो ऑस्मोलर होता है, एक नॉर्मल होता है। सबसे ज़्यादा फेमस जो ब्रांड नेम है वो पेडिट्रॉल है, जो कि हमने काफ़ी टाइम से जो है इसको देखा हुआ है और हमने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं न कहीं इसको इस्तेमाल भी किया हुआ है। तो ये जो है क्यों इस्तेमाल करते हैं, आया इनमें क्या डिफ़रेंस है, वो इंशाल्लाह आज सीखेंगे कि इनमें क्या डिफ़रेंस होता है। सबसे पहले हम देखें तो ओआरएस है क्या? जिस तरह से मैंने पहले आपको बताया, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट्स नहीं, यहाँ सॉल्यूशंस होता है और उस सॉल्यूशंस के अंदर कुछ साल्ट्स होते हैं, ग्लूकोज़ होता है, जो कि आज अभी आपको अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये पिक्चर्स में भी पेडिट्रॉल ओआरएस है और उसकी जो कंपोज़िशन है, ये जो है आपको यहाँ पे सामने नज़र आ रही है कि इसके अंदर क्या-क्या कंपोनेंट्स हैं, कौन-कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें एडेड हैं, कौन-कौन से जो हैं इसमें इंग्रीडिएंट्स एडेड हैं। तो ये जो है हमारा डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिहाइड्रेशन का क्या मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर से पानी की कमी हो जाना। जब हमें उल्टियाँ आती हैं, जब हमें मोशन डायरिया जिसे हम बोलते हैं वो होता है, या जब हमारा कोई एक्सीडेंट्स हाई लेवल का होता है, तो उसमें एक्सीडेंट्स के केस में क्या होता है, हमारा खून बहुत ज़्यादा जो है वेस्ट होता है। लॉस जो होता है वो खून का होता है, बट उसमें भी कहीं न कहीं पानी हमारा 92% जो हमारे ब्लड के अंदर पानी है वो समथिंग एल्स केस अगर हम उसको डिस्कस ना करें, क्योंकि वो डिफरेंट कैटेगरी में चला जाएगा। हम स्पेसिफिक रहते हैं डायरिया और वोमिटिंग के केस में। तो डायरिया और वोमिटिंग के केस में हमारा जो स्टूल पास हो रहा होता है, वो डायरिया में फ्रीक्वेंटली पास हो रहा होता है और उसमें मैक्सिमम क्वांटिटी किसकी होती है, हमारे पानी की होती है। और इसी तरह से वोमिटिंग के केस में भी हमारा मोस्टली सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी होती है वो भी हमारी लिक्विड वाटर की होती है। तो इस वजह से जो है हमारी बॉडी के अंदर से वाटर जो है निकल जाता है मैक्सिमम, और उसकी वजह से हमें डिहाइड्रेशन फेस करनी पड़ती है। इसको फ्रीक्वेंटली जल्दी से इसको कवर करने के लिए हम यही ओआरएस, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो है ये इस्तेमाल करवाते हैं। इससे होता ये है, जिस तरह से मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें कौन-कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो इसमें आगे फर्दर हम डिस्कस करेंगे। तो जो कंपोनेंट्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, तो उसकी जो है ना ये रिप्लेनिशिंग करवाता है, मतलब कि उनको ये रिफ़िल करता है, दोबारा से उस स्टेज तक, उस नॉर्मल वैल्यू तक लेके आता है, जो हमें चाहिए होता है। अब ये जो है मैंने आपको पहले ही, क्योंकि हमारा टॉपिक भी डिफरेंस का है कि लो ऑस्मोलर में और ऑस्मोलर में क्या फ़र्क है, तो ये डिफरेंट 2 चीज़ों में आता है। अब ऑस्मोलैरिटी है। ऑस्मोलैरिटी का मतलब ये है कि हमारी टोटल कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट 1 लीटर में कितनी है। मतलब मेरे पास अगर 1 लीटर की बोतल है, तो उसके अंदर साल्ट्स कितने हैं, ग्लूकोज़ की क्या क्वांटिटी है, कितना है, ठीक है? तो इसको हम क्या बोलते हैं, कितना स अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, एक सॉल्यूट होता है हमारा, एक होता है सॉल्वेंट। अब यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी का क्या मतलब है कि एक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट कहते हैं जो कम मिकदार में हो, सॉल्वेंट वो होता है जो ज़्यादा मिकदार में होता है। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट है कि हमारा जो बहुत ज़्यादा मिकदार है उसके अंदर कितनी कम क्वांटिटी एडेड है, सॉल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर कितनी क्वांटिटी है, इसको हम देख कहते हैं ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, इसको हम मिली ऑस्मोल्स पर लीटर में जो है मेजर कर रहे होते हैं ऑस्मोलैरिटी को। तो ये जो है ऑस्मोलैरिटी हमारी अफेक्ट करती है। ऑब्वियसली ऑस्मोलैरिटी का ही तो सारा का सारा चक्कर है।
इस लो ऑस्मोलर में और नॉर्मल पेडिट्रॉल ORS में सारा का सारा ऑस्मोलैरिटी का ही चक्कर है, और इसी की बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करेंगे कि हमने कब किस केसेस में जो है कौन सा ORS देना है, आया लो ऑस्मोलर देना है, आया नॉर्मल देना है। तो ये जो है ऑस्मोलैरिटी हमारी अफेक्ट्स करती है। कैसे इफेक्ट करती है? वाटर एब्जॉर्प्शन में इफेक्ट करती है, आगे मैं आपको चल को बताऊंगा। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में जो है इसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। इसी तरह से कॉम्प्लिकेशंस में भी इसका बड़ा अहम रोल है कि कॉम्प्लिकेशंस किसके साथ होंगी, किसके साथ नहीं होंगी। हालांकि आप अब देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, जो भी आप देख रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे कि एक छोटा सा टॉपिक था और उसमें कितनी चीज़ें हैं। तो ये एक बारीक बिनी है जो हमें एट दैट लेवल आके समझनी है, क्योंकि हमें अगर उस चीज़ का नॉलेज होगा तो कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस आएगा तो ही हम कौंसल कर सकेंगे ना। अब हम अगर बात करें, हमारा जो नॉर्मली बहुत टाइम से चलने वाला ऑस्मोलर है ORS, तो वो है पेडिट्रॉल। अब अगर हम इसकी कंपोजिशन में देखें तो हमारा जो सोडियम क्लोराइड है वो है दो तरफ है, अमाउंट पर लीटर कितना है और यहाँ पे ग्राम्स में भी दिया हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं, दोनों पिक्चर्स मैंने जो है एडिट की हुई हैं। तो ये जो है ना 1970 से WHO का रिकमेंडेड था। ऑब्वियसली जैसे जैसे रिसर्च आ रही है वो चीज़ें भी चेंज हो रही हैं। तो इसके ऑस्मोलैरिटी जो है ना 311 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर है। ठीक है, इसकी टोटल कंपोजिशन अगर हम इसको प्लस करें तो इसमें जो सोडियम है, ग्लूकोज है, क्लोराइड है, पोटाशियम है, सिट्रेट है। तो इसमें अगर यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आके देखो तो सोडियम क्लोराइड यूएसपी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है ये है 3.5 mg, पोटाशियम क्लोराइड है 1.5, सोडियम स्ट्रेट इसमें जो है 2.9 है, और डेक्सट्रोज एनहाइड्रस जो है 20 ग्राम है। ठीक है, तो ये जो है हमारा ORS नॉर्मल का है। ठीक है, अब लो ऑस्मोलर जो होगा उसकी क्वांटिटी जो है, ये जो हमारे कंपोजिशन की क्वांटिटी है ना, ये कम होगी। अब ये कम होगी तो ऑस्मोलैरिटी भी कम हो जाएगी। अब ऑस्मोलैरिटी कम होगी, क्या इफेक्ट आएगा, क्या कैसे क्या कुछ होगा, सारा मैकेनिज्म मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो जो हमारा ऑस्मोलर लो है ना, वो मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताता हूँ। ये हमारा अब आगे आ गया है लो ऑस्मोलर। अब लो ऑस्मोलर में, और मैं आपको पीछे अगर दिखाऊं तो लो ऑस्मोलर में क्या देखो कि जो हमारा सोडियम है वो कितना है। पहले हम ऑस्मोलैरिटी चलो देख लेते हैं। ऑस्मोलैरिटी हमारी नॉर्मल की है 311। अब लो की क्या है 245। 45 ये 55 और 66 मिली ऑस्मोलर का डिफरेंस है। 66 मिली ऑस्मोलर पर लीटर का जो है नॉर्मल और लो ऑस्मोलर में ऑस्मोलैरिटी का डिफरेंस है। इसी तरह से अब अगर देखो तो सोडियम 75 है लो ऑस्मोलर में, और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड क्या है 1.2 समथिंग ग्राम है, और यहाँ पे कितना था 3.5 ग्राम, मतलब हाफ क्वांटिटी हो गई इसकी कंपोजिशन के अंदर। तो ये लो ऑस्मोलर जो है इसकी कंपोजिशन जो है डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि ये कम क्वांटिटी में आता है। अब जो है ना हमारा लो ऑस्मोलर, ये अब WHO की तरफ से रिकमेंडेड है 2003 से। ठीक है, ये स्लाइड्स थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। तो अब ये क्या करता है, लो ऑस्मोलर जो है ना स्टूल के आउटपुट को 20% कम कर देता है। मतलब जो हमें बार बार डायरिया में बड़ा पेशाब आ रहा होता है, डायरिया हो रहा होता है, मोशन हो रहे होते हैं, 20% अगर हम लो ऑस्मोलर लेते हैं तो वो जो है कम हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से फिर वोमिटिंग आ रही होती है, अगर बार बार हमें वोमिटिंग आ रही है, साथ में हम मेडिकेशंस भी वोमिटिंग की ले रहे हैं, डायरिया की भी ले रहे हैं, बट अगर हम जो लो ऑस्मोलर यूज़ करेंगे तो 30% तक हमारी जो वोमिटिंग है, जो हमें उल्टियाँ आ रही होती है ना, वो 30% तक इसके इस्तेमाल से कम हो जाते हैं। इसी तरह से हमें फिर आगे अगर सीवियर डायरिया हो गया, सीवियर वोमिटिंग हो गई, तो हमें IV की तरफ डायरेक्ट जाना पड़ता है, ना कि हम जो है ओरली जो ये ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS है ये होता है इसकी तरफ नहीं, बल्कि हमें डायरेक्ट फॉरन से रिप्लेनिशन मिलनी चाहिए, ताकि बॉडी दोबारा से उस नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चीज़ों की तरफ कन्वर्ट हो जो कि ज़रूरत होते हैं। ठीक है, अब जो है ना इनमें डिफरेंस देखो ऑस्मोलैरिटी का, इनमें क्या क्या डिफरेंस है। ऑस्मोलैरिटी देखो तो
13 और लो ऑस्मोलर में 245 मिली ऑस्मोल पर लीटर है। इसी तरह से क्वांटिटी का डिफरेंस देखो तो अगर इसमें 90 है तो इसमें 75 है, इसमें ग्लूकोज कम है इसमें भी, और रिस्क ऑफ डायरिया लो जो ऑस्मोलर है हमारा ओल्ड उसमें ज़्यादा है और लो में कम है। अब ये मैं अब यहाँ पे सवाल बनेगा, मुझे आइडिया है ना जो पढ़ रहे हैं कि सर ये कैसे आपने क्या दिया, मैं तो ट्रीटमेंट डायरिया के ट्रीटमेंट के लिए ही जो है लो ऑस्मोलर ले रहा हूँ ना, तो फिर उसमें ही डायरिया मुझे हो जाएगा। मतलब जिस चीज़ के लिए मैं ले रहा हूँ, जिस चीज़ को उसको ट्रीट करने के लिए जो ले रहा हूँ वो क्या काज करेगी, अब क्यों काज करेंगी, दैट इज द क्वेश्चन। तो ये मैं आपको आगे चल के जवाब देता हूँ कि क्यों होगा। और इसमें जो पेशेंट सेफ्टी है वो भी कम है। नॉर्मल वाले में क्यों कम है भाई, लो ऑस्मोलर में क्यों नहीं है, क्यों वो सेफ है, क्यों अच्छा है, उसके बेनिफिट्स क्यों अच्छे हैं लो ऑस्मोलैरिटी की वजह से। तो ये सारा मैकेनिज्म अगली स्लाइड्स में मैं आपको समझा रहा हूँ। अब क्लिनिकल यूजेस है, क्लिनिकल यूजेस में जो हमारा ऑस्मोलर लो वाला है वो जो है इसमें इस्तेमाल होता है चिल्ड्रन विद डायरिया, बच्चों में लो ऑस्मोलर हम ज़्यादा इस्तेमाल करवाते हैं। पेडिट्रॉल जो हमारा सोल्यूशन आता है बना बनाया 1 लीटर वाला 500 ml का 0.5 लीटर वाला जो आता है, अगर उसको भी देखोगे तो उसको की भी कंपोजिशन भी ऑस्मोलैरिटी उसकी भी कम है, ठीक है, उसकी भी ऑस्मोलैरिटी कम है। तो वो जो है बच्चों में हम इस्तेमाल करवाते हैं। अब मैं मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा आपको तो आपको बताऊंगा कि अब लो ऑस्मोलैरिटी बच्चों में क्यों देते हैं, जो नॉर्मल वाला है ना वो क्यों नहीं इस्तेमाल करवाते। इसी तरह से डिहाइड्रेशन हो जाती है किसी भी वजह से। अब डिहाइड्रेशन जो वोमिटिंग डायरिया की वजह से भी हो सकती है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बाहर निकले हुए हो, ऑब्वियसली पसीना आ रहा है तो बॉडी से तुम्हारा पानी निकल रहा है तो हमें डिहाइड्रेशन हो जाती है, ठीक है। जिस तरह से हीट स्ट्रोक हो बढ़ जाता है, ये भी बहुत ही खतरनाक चीज़ है, तो उसमें भी हमें ओआरएस की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह से होम बेस्ड थेरेपी है ये, और स्टैंडर्ड्स है कि जो हमारा ओआरएस है वो कॉलर में अडल्ट्स में इस्तेमाल करते हैं हम। और इसमें हमें इंश्योर करना चाहिए एक चीज़ कि जो हम बना रहे हैं उसको 1 लीटर में बनाना है, जो रिकमेंडेशंस हैं वही उनको फॉलो करना चाहिए कि 1 लीटर के अंदर बनाना है। भाई बना लिया है तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर ही ख़त्म करना है, ठीक है। और जो आपने वाटर इस्तेमाल करना है वो आपने ना साफ इस्तेमाल करना है, मिनरल्स वाटर इस्तेमाल करना है। साथ में आप जब मिक्स करेंगे तो प्रॉपर मिक्सिंग होनी चाहिए, हाइजीनिक मिक्सिंग होनी चाहिए। अब जो है ना डिहाइड्रेशन हो जाती है, सो बच्चों में कॉमन है कि बच्चों को अगर डायरिया हो जाता है या बच्चों को वोमिटिंग होती है तो बच्चों की हेल्थ बड़ी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। बच्चे बीमार बहुत जल्दी हो जाते हैं, इम्यूनिटी कम होती है, अभी उनकी ग्रोथ हो रही होती है, उनका बॉडी सिस्टम इतना एक्टिवेट, इतना बूस्टर, इतना हेल्दी नहीं होता कि वो जो उनको इफ़ेक्ट आया है ना, जो उनको कुछ हुआ है उसको रिकवर जल्दी करिए। तो वो जो है ये बच्चे फेस करते हैं। इससे बहुत ज़्यादा बच्चों को कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, बहुत ज़्यादा फेस करते हैं, हेल्थ बड़ी अच्छी खासी बच्चों की कंप्रोमाइज़ होती है। और हमें इस चीज़ का ख्याल भी रखना चाहिए कि बच्चों को कुछ इस मामलात में अगर कुछ ऐसा होता है तो हमें विदाउट एनी डिले फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए कि हमें बच्चों की ट्रीटमेंट पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अगर डिहाइड्रेशन, वोमिटिंग का केस हुआ है या डायरिया का केस हुआ है तो उसमें बच्चों को जो डिहाइड्रेशन होती है उसके साइंस क्या हो सकते हैं, उनका मुंह खुश्क हो जाता है। ये केस के ये नॉर्मली हम चीजें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि जिसको होता है, जिसको भी आपने ऑब्जर्व किया होगा हर किसी के साथ जिंदगी में कभी ना कभी तो डायरिया हुआ है ना, वोमिटिंग कभी ना कभी तो हुई ही है। तो हम क्या करते हैं, हमारा जिस्म थका थका होता है। अब मैं ये आपको यहाँ से नहीं समझाना स्लाइड से, मैं आपको नॉर्मली जो मेरे साथ हुआ है या आप लोगों के साथ हुआ वो मैं आपको अब समझा रहा हूँ। क्या होता है, जिसमें बिल्कुल ताकत ही नहीं होती, हम मतलब के सो जैसे पड़े हुए होते हैं, बिल्कुल सुकून बेचैनी होती है हमें, जिसमें बिल्कुल ताकत नहीं होती, उठने का दिल नहीं कर रहा होता, कुछ खाना पीना दिल नहीं कर रहा होता, ठीक है। मुंह खुश्क, जिल्द खुश्क हो जाती है हमारी, ये जो तो अक्सर कहते हैं कि हमारा जो मुंह है वो पीला पड़ गया है। तो ये हम ऑन द डेली बेसिस जो है हम चीज़ें फेस कर रहे होते हैं, हमारे साथ ये हो रहा होता है, बट हम इसको थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में हम इनको कुछ पॉइंट्स में डिस्कस कर रहे हैं। ये ड्राई माउथ हो जाता है, जुबान खुश्क हो जाती है, हमारा मुंह खुश्क हो जाता है, जो है हम जब अगर ऑब्वियसली जिस्म के अंदर पानी नहीं है तो टीयर्स से क्राइंग के वक्त जो बच्चे रोते हैं उस वक्त जो है आंसू होने चाहिए ना, वो आंसू ही नहीं आ रहे होते क्योंकि बॉडी के अंदर पानी ही नहीं है। तो वहाँ कहाँ से जो है पानी आएगा, टीयर्स जो है आंसू कहाँ से नहीं है। इसी तरह से जो है
सनकिन आइज, सॉफ्ट स्पॉट है ये होता है, इरिटेबिलिटी होती है, ड्रोजीनेस होती है, वही मैंने आपको जिस तरह बताया, डिक्रीज यूरिन आउटपुट हो जाता है। यस, बॉडी अब ट्राई कर रही होती है कि मैं किस तरह से जो चीज़ ज़ाया हो चुकी है, अब मैं उसको किस तरह से नॉर्मलाइज़ करूँ। वो रीअब्ज़ॉर्प्शन पे काम कर रही होती है, किडनी बार-बार पानी की रीअब्ज़ॉर्प्शन पे काम कर रही होती है कि मैं अपनी जो बॉडी की मेरी रिक्वायरमेंट है उसको दोबारा से रीफ़िल करने की कोशिश करूँ, तो यूरिन आउटपुट क्या कर देगी, कम कर देगी। इसी तरह से कोल्ड और ब्लॉटिंग हैंड्स हो जाते हैं हमारे, जो हाथ हैं, हमारे पाँव हैं, वो ठंडा फ़ील होता है हमें। अब अडल्ट्स का केस है, अडल्ट्स में क्या-क्या होता है? सबसे पहले तो हमें फर्स्ट वार्निंग साइन्स है कि प्यास बड़ी लगती है भाई। प्यास, खुश्की, बहुत अजीब-सा हो जाता है, मुँह का टेस्ट भी चेंज होता है कभी-कभी, तो ये केस बड़ा अहम है। सबसे पहले ये साइन्स आता है, ड्राई माउथ है, लिप्स हमारे, ये मतलब वो चीज़ें हैं, वो साइन्स हैं, जो हम खुद अपनी, हाँ, मतलब कि अपनी फैमिली में खुद के साथ ही एक्सपीरियंस कर चुके हैं ना। इसी तरह से ड्राई कूल स्किन हो जाती है हमारी, फैटीग, वीकनेस मैंने पहले आपको बता दिया, टेज़ीनेस, सर में दर्द वगैरह होता है, और डार्क येलो कंसंट्रेटेड। क्यों कंसंट्रेटेड होता है? कि हमारा जो पानी है ना यूरिन के अंदर, वो कम हो जाता है। अब कम अगर पानी होगा तो यूरिन पेशाब हमेशा पीला आएगा, कंसंट्रेटेड गाढ़ा भी आएगा, पीला भी आएगा, ठीक है, और बहुत येलोइश टाइप हो जाएगा। अगर हमारा पानी यूरिन के अंदर ज़्यादा होगा तो यूरिन कम येलोइश व्हाइटिश की तरफ चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह से डिक्रीज यूरिन आउटपुट है, ये मैकेनिज्म मैं आपको पहले बता चुका हूँ। हेडेक वगैरह होता है, ऑब्वियसली इरिटेबिलिटी होता है, दिल नहीं कर रहा होता, कुछ भी नहीं हो रहा होता, कुछ काम करने को दिल नहीं करता, उठने को दिल नहीं कर रहा होता। ये सारी की सारी अलामात जो है हम अपने साथ देख चुके हैं, हमारे साथ गुजर चुका है ये सारे किस्से, बट यहाँ पे रिमाइंडर के तौर पे मैंने आपके सामने रखी। अब आते हैं मैकेनिज्म पे कि भाई ये ओआरएस है, ये हमारे फ्लूइड को रिप्लेनिश कैसे करता है, रिप्लेनिशिंग कैसे करता है, रिस्टोरिंग कैसे कराता है, रिफिलिंग का सिस्टम कैसे करता है। तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक ट्रांसपोर्टर है, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, ठीक है। तो सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर है जो कि बड़ा इफेक्टिवली काम कर रहा होता है। इसमें देखें कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है ग्लूकोज और सोडियम जो है एब्जॉर्ब होता है सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर 1 के जरिए, ट्रांसपोर्ट के सिस्टम, ठीक है। अब वाटर जो है वो हमारा ऑस्मोलैरिटी को फॉलो करेगा। अब मैंने पहले जिस तरह से आपको बताया कि आगे चल के मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि ये ऑस्मोलैरिटी का क्या चक्कर है। जब लो ऑस्मोलर होगा तो जो हमारा वाटर है ना वो ऑस्मोसिस की तरफ शिफ्ट करेगा, ऑस्मोसिस का मैकेनिज्म फॉलो करेगा। तो होगा क्या, पहले मेरी जिस्म के अंदर से ही सारा पानी निकल चुका है। डायरिया वोमिटिंग के केस में मेरे जिस्म के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर, हमारी बॉडी सेल्स के अंदर पहले से पानी कम है। अब ऑस्मोसिस क्या करता है, फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन शिफ्ट करता है, मूवमेंट होती है। तो मैं जो इनटेक कर रहा हूँ वो ज्यादा इनटेक कर रहा हूँ। अब ऑस्मोसिस की वजह से एब्जॉर्प्शन क्या होगी, पानी की बहुत तेज होगी। अब जल्दी जल्दी होगी तो होगा क्या कि हमारा जो बॉडी है वो जल्दी रिफिल करेगी, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो ट्रांसपोर्टर के जरिए रिफिल हो रहे हैं, और हमारा जो पानी है जो 1 लीटर हमने बनाया है तो वो जो रिफिलिंग का सिस्टम है ऑस्मोसिस को थ्रू फास्ट होगा, ठीक है। अब जैसे ही जो है एज सोडियम ग्लूकोज इंटर द इंटेस्टाइनल सेल्स, जैसे ही आप इनटेक किया, इनटेक ऑब्वियसली यहाँ से मैदे से स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी चेंज आएगी, और सबसे ज्यादा एब्सॉर्प्शन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। तो क्या करेगा, वाटर फॉलो पैसिवली थ्रू ऑस्मोसिस, जो मैंने आपको मैकेनिज्म समझा दिया। दिस हेल्प्स इन रैपिड रिहाइड्रेशन। बस मैं यहाँ पे लाइंस वैसे पढ़ रहा हूँ, वरना मैंने आपको सारा कंसेप्ट समझा दिया। वाटर मूव्स फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ल्यूमेल इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब ब्लड स्ट्रीम ब्लड के अंदर पहुंचेगा, कहाँ से, आंतड़ियों से, आंतड़ियों से ब्लड के अंदर पहुंचेगा, और ब्लड सेल्स कहाँ, पूरे जिस्म के अंदर मूवमेंट करेगा। जब जिस्म के अंदर, सारे जिस्म के अंदर मूवमेंट करेगा तो सारे जिस्म के अंदर पानी पहुंचेगा, सेल्स तक पानी पहुंचेगा, तो डिहाइड्रेशन से हम फ्री हाइड्रेशन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। इसी तरह से रिस्टोरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, ये समझाने की खैर जरूरत नहीं, मैं पढ़ देता हूँ। ORS also contain potassium and citrate. Potassium helps restore intracellular fluid and muscle function. ठीक है, हमारी जो सुस्ती हो रही होती है डायरिया के केस में वो ठीक हो जाएगी। स्ट्रेट कोरेक्ट्स मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है, या हमारा रिस्पिरेटरी एसिडोसिस है, तो ये हम
आगे इंशाल्लाह इसको अलग टॉपिक है वो पढ़ेंगे, कॉमन एंड डिहाइड्रेशन। अब समरी है, इस समरी में हम अगर देखें इसको, अगर हम मर्ज करें तो ग्लूकोज क्या फैसिलिटेट सोडियम एट वाटर एब्जॉर्प्शन, सोडियम रिप्लेसेस एक्स्ट्रा सेलुलर लॉस, पोटेशियम रिस्टोर इंट्रासेलुलर वर्सेस सिट्रेट बाइकार्बोनेट्स हमारे एसिडोसिस को ठीक करते हैं, वाटर डिहाइड्रेशन का काम करता है। अब सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है, नॉर्मल रूटीन से भी ज़्यादा हो रही है, तो वो एमरजेंसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें हमें डायरेक्टली आईवी की तरफ हॉस्पिटल में इमरजेंसी में शिफ्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रैक्टिकल काउंसलिंग की बात करें, उस प्रैक्टिकल काउंसलिंग से पहले ही मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर करना चाहूँ कि जो हमारा लो ऑस्मोलर है ना वो हम बच्चों में इस्तेमाल करवाते हैं, और जो हमारा नॉर्मल है वो हम बड़ों में इस्तेमाल करवाते हैं। लो ऑस्मोलर हम यहाँ पे क्वेश्चन है कि लो ऑस्मोलर को हम बच्चों में क्यों इस्तेमाल करवाते हैं। अब बच्चे कमजोर होते हैं, बच्चों की इम्यूनिटी इतना स्ट्रांग नहीं होती, बच्चों का मैकेनिज्म इतना डिफेंसिव नहीं होता, तो अब जो है ना उस बच्चे को, ठीक है, बच्चे को बहुत जल्दी ही रिस्टोर करवाना है, तो हम प्रेडिट्रा लो ऑस्मोलर क्या करते हैं, लो ऑस्मोलैरिटी की वजह से एब्जॉर्प्शन जल्दी करवाता है। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन जल्दी होगी तो रिस्टोरेशन जल्दी होगी, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ठीक होगा, वाटर एब्जॉर्ब जल्दी होगा, ग्लूकोज जाएगा, ग्लूकोज एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तो उससे बच्चा जल्दी ठीक होता है। इसलिए हम पेडिट्रॉल जो सोल्यूशन बन के आता है वो लो ऑस्मोलर जो सच है उससे भी कम क्वांटिटी में होता है, तो उतना जल्दी फास्टली वाटर एब्जॉर्प्शन होगी तो बच्चा ठीक हो जाएगा। हम बड़े हैं, मुझे अगर नॉर्मली कुछ डायरिया हो भी जाता है तो आई कैन फेस इट इजीली, और मैं बर्दाश्त भी हो जाएगा, चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी, मेरे अंदर इम्यूनिटी भी है, वर्किंग भी कर सकूंगा, कुछ ना कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लो ऑस्मोलर नहीं बल्कि बड़ों में जो है मोस्टली हम इस्तेमाल करवा रहे होते हैं ORS। अच्छा, ORS जो है ना वो ऑस्मोलर ज्यादा है, वो अब एब्जॉर्ब कम होता है। ठीक है, अब उसमें मैंने आपको पीछे बताया था कि ऑस्मोलर वाला हमारा जो नॉर्मल ऑस्मोलर है वो डायरिया क्यों, ऑस्मोटिक डायरिया ही क्यों काज करवाएगा। उसकी वजह ये है कि जो आप इनटेक कर रहे हो ना स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन से वो एब्जॉर्ब ज्यादा जल्दी नहीं आ रहा था, तो हमारा जो फ्लूइड है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ठहरता है, उसकी वजह से स्टूल आता है, इसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक डायरिया। उससे क्या होगा, उसकी वजह से हमें डायरिया कैन भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम जो है लो ऑस्मोलर को ज्यादा आजकल, अगर मैं आज के ट्रेंड्स की बात करूं तो हम मोस्टली शिफ्ट हो रहे हैं लो ऑस्मोलर की तरफ। अब एज अ फार्मासिस्ट जो है हम काउंसल कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं बच्चों में इस्तेमाल तो नहीं करवा रहे, क्या कंडीशंस है, क्या साइंस आ रहे हैं, कुछ सारा कुछ जो हमने पीछे पढ़ा उसमें हम अपनी चीजें निकाल सकते हैं और हम एक पेशेंट को आराम से काउंसल कर सकते हैं। अब हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि आपने ORS को किस तरह से जो है एक क्लीन वाटर में जो है आप मिनरल वाटर में आपने यूज करवाना है, कब तक इस्तेमाल करवा सकते हैं, साइंस बता सकते हैं हम, और कब डॉक्टर्स के पास जाना है, हमने साइंस मैंने आपको पहले पढ़ा चुका, अगर वो सारे के पेयर हो रहे हैं तो आप जल्दी से जाओगे, कैसे कब किस वक्त जो है ना आपने डॉक्टर को दिखाना है, डायरिया बहुत ज़्यादा हो रहा है, दिन में 4 दफ़ा से भी ज़्यादा हो रहा है तो आप मेडिकल इमरजेंसी की तरफ जाएंगे। इसी तरह से आपने एक और अहम बात, बिल्कुल बहुत ही अहम यहाँ पे एक बात है कि आपने जिसको डायरिया वगैरह हुआ है उसको सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोला, स्प्राइट वगैरह का कभी भी नहीं कहना, शुगरी जूसेस का कभी भी नहीं कहना। शुगरी जूसेस के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होते, बहुत कम होते हैं, सोडियम वगैरह। और आगे अगर हम देखें तो जो हमारे जूसेस या ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ऑब्वियसली हार्मफुल है, वो तो हमें नॉर्मली भी नहीं लेने चाहिए। तो इसलिए नेवर एवर रेकमेंड टू टेक सॉफ्ट ड्रिंक्स और जूसेस इन डायरिया और वोमिटिंग केस, कभी भी हमने रेकमेंड नहीं करना, बल्कि काउंसल करना। ये लफ्ज लाजमी बोलना है कि आपने सॉफ्ट ड्रिंक या आपने जूसेस का इस्तेमाल नहीं करना, और आखिर में देते वक्त चेक करना है कि आया जो ORS हम दे रहे हैं वो एक्सपायर्ड तो नहीं है और प्रॉपरली स्टोर्ड है, प्रॉपरली वो ठीक है भी सही कि नहीं। तो ये आज का जो है ना हमारा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वेल एक्सप्लेन्ड, बहुत इजीली आपको समझ आया होगा। होप डूइंग कि आपको अल्लाह करे समझ आ गया हो और आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई हो। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी, इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर यू एज पॉसिबल। खुश रहें, सलामत रहें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।